Hi students, welcome to Target JK exams. In this lecture today, I will cover computer memory and CPU. And if you are targeting JK PSI exam and if you are targeting any NT or any JK SSB exam, then definitely this computer course is for you. In this course, I will provide you with all the chapters or the concepts related to the syllabus given in the computer proficiency. तो जितना भी computer proficiency के पार्ट में रिलेटेबल आपका कोर्स है, रिलेटेबल आपके सिलेबस है, दैट विल बी कवर्ड अप इन दिस कोर्स एंड वन बाय वन हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो ही रहा है बिकॉज इन द फर्स्ट आई टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स द फैक्ट्स. थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया एंड टुडे आई विल गो विद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिकॉज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ कवर अप कर लिया था, which is in the third lecture, and in the lecture number 4 today I will be covering the central processing unit and the computer memory as well. Now let us start with central processing unit and the computer memory क्योंकि ये दोनों topics important हैं. Let's highlight both of them. Yes, so it's central processing unit and computer memory. आप note down कर लीजिए and this is very important as well when it comes to your syllabus part. So let's start with central processing unit today. इसके related जितने भी MCQs और PYQs होंगे उसके लिए मैं एक lecture पूरा का पूरा रखूँगी. Alongside आज के lecture में भी मैंने आपको कुछ MCQs दिए हैं एट द एंड जो कि आप चेक करेंगे और जिनका आंसर्स भी आप देंगे सो दैट यू कैन चेक कि आपकी नॉलेज कहाँ तक पहुँची है रिलेटेड टू द कंप्यूटर concepts that you are learning. So now let's cover the central processing unit which is known as the brain of the computer. Now दो हैं आज के सेशन में which is CPU and memory. तो पहले हम डिस्कस करते हैं CPU के बारे में. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसे कहा जाता है इसलिए क्योंकि कोर कंपोनेंट है ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. Often referred to as a brain of the computer, it is responsible for executing instructions. तो कोई भी instructions हैं उनको execute करवाना है उसके लिए responsible होता है CPU. Now this is basically the CPU as I have given you the image as well. अब कोई भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाने हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, डेटा फ्लो को मैनेज करवाना है, सो टू एनेबल द फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दैट इज द मेन वर्क ऑफ सीपीयू. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में आपको समझना है कि सीपीयू क्या है तो सीपीयू कुछ इस तरीके से दिखता है. नंबर 1. नंबर 2, इसका काम है जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर में होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली एग्जीक्यूट करवाना. एग्जीक्यूट करवाने का मतलब होगा कि उन पे काम करना, क्योंकि कोई भी आप इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, आप इनपुट तो दे रहे हैं लेकिन वो इनपुट एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? वो एग्जीक्यूट हमारा सीपीयू करवा रहा है. ब्रेन इसलिए कहा जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है विच लुक्स लाइक दिस, ये जो ब्रेन है हमारा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी इनपुट मिलता है हमें, हम उसका आउटपुट जनरेट करने से पहले हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है. सेम मैनर में सीपीयू भी ब्रेन की तरह ही वर्क करता है. तो कोई भी जब इनपुट एज अ ह्यूमन बीइंग हमें मिलता है, हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है उस इनपुट को. सेम जैसे ही कोई इनपुट हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मिलता है तो सीपीयू एक्टिवेट हो जाता है और सीपीयू प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है. दैट इज द सिंपलर मीनिंग ऑफ दिस सीपीयू. प्लस कैलकुलेशंस परफॉर्म करना. तो हाँ, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी कोई कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है तो हमसे कोई पूछता है कि अच्छा बताओ 4+6 कितना होता है, तो हम हमारा जो दिमाग है विच इज़ बेसिकली द प्रोसेसर, हम उसका इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा इसका आंसर 10 होगा, सो वी विल गिव द आंसर. उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करके उसको एग्जीक्यूट करवा के उसके ऊपर कैलकुलेशन करेगा और हमें आंसर दे देगा.
सेम मैनर में जिस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है। दैट इज़ वाई सी पी इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मैनेजिंग डेटा फ्लो, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा जा रहा है, सी पी यू उसमें अपना काम ज़रूर करेगा। लाइकवाइज इन द सेम मैनर जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। सो लेट मी जस्ट रब इट एंड दिस इज डन। दिस इज सिंपलर मीनिंग। एंड विदाउट सी पी यू कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट। अगर इंसान का ब्रेन ना हो, ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन के अंदर ना हो, तो क्या ह्यूमंस काम कर सकते हैं? ह्यूमन की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। ह्यूमंस कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो ह्यूमन ब्रेन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए है। So this is a simpler definition. Now let us go with the functions of CPU. As you understood कि CPU बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CPU 3 primary task perform करता है। Fetching instructions, computer retrieve instructions from memory। तो यानी कोई भी memory जब आपका अपना data देती है कंप्यूटर को, तो typically from random access memory। तो random access memory से RAM में बेसिकली हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो गया कंप्यूटर के अंदर जाके, और उसी बीच जो सीपीयू है उसने रैम से जाके अपने इंस्ट्रक्शन को ले लिया। सेम मैनर में क्या होता है कि जब ह्यूमन ब्रेन हमारा वर्क करता है, तो फॉर एग्जांपल हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो दो यहाँ पर इंसान हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एक इंसान ने कुछ कहा और ये जो दूसरा इंसान है ना, पहले उस बात को स्टोर करेगा अपने दिमाग में कि अच्छा इस बंदे ने मुझे कहा कि व्हाट इज़ योर नेम। सो नाउ दिस पर्सन विल स्टोर व्हाट इज़ योर नेम। तो जब वो स्टोर करेगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। जैसे ही उस इंफॉर्मेशन को उसने स्टोर कर लिया, उस पे डी कोड होगा इंस्ट्रक्शन, यानी कि द फेच इंस्ट्रक्शन आर ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म द सीपीयू कैन अंडरस्टैंड। उसी टाइम पे जो सीपीयू है, सिमिलर मैनर में जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, वो डी कोड करेगा। सोचेगा कि मेरा नाम क्या है, व्हाट इज़ माई नेम, क्योंकि सामने वाला बंदा उसे इनपुट दे रहा है व्हाट इज़ योर नेम। डी कोड करेगा इंस्ट्रक्शंस व्हाट इज़ माई नेम, उसी तरीके से सीपीयू भी इंस्ट्रक्शंस को डी कोड करेगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल ऑपरेशंस। देन इट विल थिंक अबाउट इट कि बेसिकली अब मुझे करना क्या है, then it will think, right? So execute karega instructions later on. The CPU perform the required actions such as arithmetic calculation, data movement, logical operations. कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर कोई प्लस माइनस है, ठीक है, तो अर्थमेटिक में जाएगा। डेटा को मूव करवाना है, सोचना है उस पर, एज जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ कंपैरिजंस करवाने हैं, डेटा को फ्लो करवाना है, तो उस तरीके से सीपीयू जो है वो वर्क करने लग जाएगा और डीकोड करेगा। डीकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शंस को। एंड ये जो कंप्लीट स्टेप होता है, इसे कहा जाता है फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन आया, डीकोड यानी इंस्ट्रक्शन को डीकोड किया, उसे समझा, उसे अंडरस्टैंड किया। एग्जीक्यूट सिंपल सा उसके ऊपर जो फंक्शन करना है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करवाया, उसको जो एक्शन था जिसकी वजह से रिजल्ट मिलेगा वो करवाया। सिमिलर मैनर में जैसे हमें कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, हम डिकोड करते हैं कि मेरा नाम क्या है, वी थिंक अबाउट इट एंड देन सडनली हम अपना आंसर बोलते हैं कि दिस इज माई नेम। In the same manner, this is something which is done in the CPU as well. So this is very easy to understand. एक बार आप concept understand कर लेंगे, nothing will be tough to you, nothing will become something which you can't understand. Then what is the components of CPU? CPU consists of several parts. Now ये parts मैंने कल भी आपको बताए थे, organization में भी आज भी बताऊंगी, because organization या components of CPU में इसका पार्ट है। Now control unit means, again I'm repeating it, direction operations of computer, rest of the computer। जो operations कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं, कंट्रोल, फ्री फ्लो डेटा कंट्रोल करवाना कंट्रोल यूनिट का काम है। इट मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन सीपीयू। सीपीयू में डेटा आया, मेमोरी में गया, इनपुट आउटपुट के थ्रू वो डेटा बाहर आ गया, तो कंट्रोल यूनिट अपना वर्क करेगा। द सीयू डज नॉट process data itself but ensure that instructions are carried out correctly। सीईओ का काम कुछ नहीं है कि खुद से कोई प्रोसेस कर रहा है, इसका सिंपल सा काम है कि जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास आ रही है इनपुट के थ्रू, मेरा काम है उसको आउटपुट के थ्रू बाहर ले जाना।
यानी कि मेमोरी और CPU के बीच में आपका कंट्रोल यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से वर्क होगा। तो मेमोरी को अपना जो टास्क है वो दिया जाएगा और जो CPU का टास्क है वो कंट्रोल यूनिट देगा। सो इन दिस मैनर थिंग्स आर डन। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन होता है, दैट इज द सेम थिंग, प्लस एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया, कंपैरिजन, एंड, और ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। तो ये ऑपरेशन जब परफॉर्म होते हैं तो ये हमारा CPU का एक पार्ट है, कंपोनेंट है जो एक्टिवेट हो जाता है। इट इज़ वेयर एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग होकर, क्योंकि यहाँ पर डेटा प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो CPU है वो अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा मुझे करना क्या है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, अच्छा मुझे कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रजिस्टर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस होती हैं CPU के अंदर। दे होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कॉमन टाइप्स रजिस्टर हैं एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। तो ये रजिस्टर्स के कुछ नाम हैं, अगर आप नहीं भी याद रखें इट्स ओके, बिकॉज ये एडवांस लेवल है, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इट यू कैन लर्न इट, बट ये इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि एक हाई स्पीड डेटा स्टोरेज लोकेशंस हैं जो कि CPU के अंदर पाई जाती हैं, दैट इज रजिस्टर्स। लेट अस टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ CPU अगेन। और हैं जैसे कि कैश मेमोरी। नाउ कैश स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी होती है। रजिस्टर्स हाई स्पीड है, लेकिन कैश जो होती है, फॉर एग्जांपल आप गूगल क्रोम चलाते हैं, आपने देखा होगा कि गूगल क्रोम में बहुत ज़्यादा कैश मेमोरी हो जाती है। जब आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे वहाँ पे आपको एक एक स्लाइड शो होगा जिसमें लिखा होगा कैश मेमोरी। नाउ व्हाट इज दैट? ये वो कैश मेमोरी होती है जो आप मल्टीटास्किंग करने की वजह से मिलती है, या वो कैश मेमोरी, फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्च करते हैं, कीवर्ड लिखते हैं तो लिखते हैं व्हाट इज, और उसी के टाइम आपको यहाँ पे लिख के आने लग जाता है। तो ये कैश मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। ये हाई स्पीड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस हैं, दैट इज इन द CPU। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो इंसान फ्रीक्वेंट यूज करता रहता है वो हमारे कैश मेमोरी में स्टोर रहता है। रिड्यूसिंग द नीड टू एक्सेस लोअर रैम, क्योंकि मेजरली क्या होता है, हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ओपन करते हैं, बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हैं, उसकी वजह से वो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस नीडेड होते हैं वो जल्दी एक्सेस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश मेमोरी। क्लॉक, क्लॉक के बारे में आप इतना ही समझे कि क्लॉक जनरेट सिग्नल्स टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ CPU, क्योंकि CPU को जो सिंक्रोनाइजेशन करना होता है, CPU को बहुत सारे टास्क मिलते हैं एक के बाद एक, टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, इस तरीके जब उसको टास्क मिलते हैं तो यहाँ पे क्लॉक का काम होता है उन सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करना। द स्पीड ऑफ CPU मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, अगर आप याद रखना, आप याद रखिए कि जो स्पीड होती है CPU की वो गीगाहर्ट्ज यानी GHz में मेजर की जाती है, डिपेंड ऑन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी की, मतलब कितने जल्दी जो CPU है हमारा वो वर्क कर रहा है, दैट इज रन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ CPU। तो ये जो है ये कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर CPU है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ CPUs की बात करते हैं। सिंगल कोर CPU का मतलब क्या होगा? सिंगल कोर CPU पहले पहले होते थे। ओल्डर CPU विद अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि एक ऐसा CPU जिसके अंदर सिंगल प्रोसेसर है, प्रोसेसर सिर्फ एक ही है, तो एक का प्रोसेसर है, एक ही मतलब काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, बट कैन हैंडल बेसिक ऑपरेशंस एफिशिएंटली, क्योंकि एक टास्क एक टाइम पे परफॉर्म करेगा, मल्टीटास्किंग नहीं हो पाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा। मल्टी कोर प्रोसेसर का काम होता है ड्यूल कोर या क्वाड कोर। क्वाड का मतलब हो गया 4, ड्यूल का मतलब हो गया 2, तो 2 प्रोसेसर होंगे या तो 4 होंगे ना। आप बोलेंगे इसके अंदर 4 कैसे हैं, ये वर्चुअली लोकेटेड होते हैं, बट यस अगर उनकी फंक्शनैलिटी मल्टी कोर है तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट CPU मल्टीटास्किंग फास्टर प्रोसेसिंग कर रहा है, और जो कि आज के कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है, क्योंकि आज के कंप्यूटर्स में हम मल्टीपल चीज़ें करते हैं, हम वॉइस भी सुनते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो दैट इज़ थ्रू मल्टी कोर प्रोसेसर। सर्वर CPUs designed for high workloads and multi-threaded operations, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपना जो डेटा होते हैं वो सर्वर में स्टोर करते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके अंदर भी CPUs होंगे, डेफिनेटली CPU तो चाहिए, हर किसी को CPU चाहिए। तो उसके अंदर जब डेटा स्टोर होता है तो सर्वर CPUs एफिशिएंटली वर्क करते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, फाउंड इन डेटा सेंटर और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में, जबकि मैंने आपको बताया हैवी वर्कलोड ले पाते हैं। देन है मोबाइल CPUs, आप मोबाइल ओपन कीजिए
तो मोबाइल का भी सीपीयू होगा अपना, मोबाइल का भी प्रोसेसर होता है डेफिनेटली। स्मार्टफोन और टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है, ऑप्टिमाइज फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड लो हीट आउटपुट। क्योंकि अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा तो वो चलाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हीट रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। बट स्मार्टफोन्स का जो सीपीयू होता है वो बनाया इसलिए जाता है ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट रहे। दिस इज द वे थ्रू विच टाइप्स ऑफ सीपीयू इज ऑल्सो डन सिंपल। देन वी हैव द लोकेशन ऑफ सीपीयू। अब आप सोचेंगे कि सीपीयू है कहाँ पर। सीपीयू को हम जब हम छोटी क्लासेस में होते थे या फिर कंप्यूटर हमारा एज अ सब्जेक्ट हुआ करता था, सो वी यूज टू थिंक दैट अच्छा ये हमारा सीपीयू है, ये साथ में ऐसा 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 दिखता है कि सीपीयू है हमारा, जबकि ये सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू के इसको कैबिनेट कहा जाता है, सीपीयू ये है बस इतना सा छोटा सा। और जैसे कोई इंटेल, ये तो कंपनी है जो सीपीयू प्रोसेसर बना रही है, तो ये सीपीयू हमारे कंप्यूटर में लोकेटेड है। लेकिन कहाँ पर लोकेटेड है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज टिपिकली लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड कुछ ऐसा ग्रीन कलर का होता है, इतना बड़ा सा, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारी चिप्स होती हैं, बहुत कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके पास यहाँ पर ऐसे ये जो सीपीयू है ये वहाँ पर होता है। वेरी इफिशिएंट, वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ मेन सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। क्योंकि एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। ये सर्किट बोर्ड मदर बोर्ड है। मदर क्या करती है, जैसे मदर का काम होता है घर में हर किसी को इंटीग्रेट करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना, उसी तरीके से मदर बोर्ड का काम भी सेम है हमारे सीपीयू में। अब और उस मदर बोर्ड के अंदर यहाँ पर सीपीयू बैठा हुआ है। Now on desktop and laptops, the CPU is inserted into a special socket on the motherboard called the CPU socket. आप इसको CPU socket बोल सकते हो। This socket is designed to securely hold the CPU in place and allow it to communicate with other components like RAM, storage device and the power supply. और इस तरीके से उसको रखा जाता है लैपटॉप डेस्कटॉप में, so that वो कनेक्टेड रहे बाकी सारी चीज़ों के साथ, जैसे RAM, स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। नंबर 2 थिंग है लैपटॉप कॉम्पैक्ट डिवाइसेस पे CPU usually soldered directly onto the motherboard to save the space. क्यों, क्योंकि स्पेस को बचाना है, इसलिए मदरबोर्ड के ऊपर इसको लगा देते हैं, सो दैट जो स्पेस है वो बच जाए। प्लस इन डेस्कटॉप कंप्यूटर सीपीयू इज ऑफन प्लेस्ड इन प्रोसेसर सॉकेट। प्रोसेसर का जो सॉकेट होता है उसी के अंदर लगाया जाता है। देखो अब इसकी जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे डिफरेंट है, जैसे वो प्रोसेसर सॉकेट के ऊपर होता है, और जो लैपटॉप और जो कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, वो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, विच में अलाउ फॉर ईजियर अपग्रेड्स और रिप्लेसमेंट। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा डिवाइस है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। अब आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज वेयर इज बेसिकली द CPU. तो CPU इज डेफिनेटली ऑन द मदरबोर्ड, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, और मेन सर्किट कहा जाता है मदरबोर्ड को। डन। देन वी हैव व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, because CPU is done now. Easy. Let's talk about the memory. As you can see, this is a memory card, this is RAM. I have put some images. Memory is a critical part of computer that temporarily stores instructions and data for quick access. आपको कोई डेटा स्टोर करना है टेम्पररी मैनर में कुछ समय के लिए, तो आपके पास आपका मेमोरी तैयार है, ठीक है। अब उसके टाइप्स हैं जो कि हम अभी समझेंगे। विदाउट इट अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, क्योंकि हमारे दिमाग है, फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर अगर मेमोरी ना हो कि हम कुछ चीज़ें स्टोर ना कर पाए, तो हम तो पीपल विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। एक दिन कुछ समझेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारे दिमाग में मेमोरी है। वी हैव मेमोरी, वी कैन स्टोर द थिंग्स इन आवर ब्रेन। इन द सिमिलर मैनर हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी एक कंप्यूटर मेमोरी है, जिससे वो स्टोर करता रहता है चीज़ों को, ठीक है। मेमोरी सपोर्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बाय होल्डिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। तो जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मेमोरी के अंदर जाएगी, उसी की वजह से जो इनपुट है वो जाएगा, आउटपुट भी जाएगा, तो सब सारा का सारा जो एग्जीक्यूशन है वो मेमोरी के अंदर होगा। यानी कि मेमोरी मेक श्योर करेगा कि जो चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, वो मेरे अंदर तो स्टोर रहे, सो दैट चीज़ें इफेक्टिव मैनर में ऑपरेट हो पाए, राइट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे आप रैम बोलते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर क्लोजर टू कंप्यूटर प्रोसेसर। अब आपका प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू है आपके पास, उस सीपीयू के पास आपकी रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी लोकेटेड होती है, क्योंकि सीपीयू का काम है जल्दी जल्दी चीज़ों को लेना, एग्जीक्यूट करवाना, तो उसको तो रैंडम एक्सेस मेमोरी चाहिए जो रैंडमली एक्सेस हो रही है, जल्दी जल्दी हो रही है, राइट। वेल सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एसएसडी है, आपने यूज़ किया, आपने उसके अंदर बहुत कुछ स्टोर कर लिया, दैट इज व्हाट, दैट इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज दैट वी आर यूजिंग। देन इफ computers relied only on slower secondary memory, they would perform पुअरली, राइट। अगर सेकेंडरी मेमोरी में सोचो आप कंप्यूटर्स होते तो बहुत पुअरली परफॉर्म करते। क्यों पुअरली परफॉर्म करते? क्योंकि रैंडमली एक्सेस नहीं ना होती, ठीक है, रैंडमली एक्सेस नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल हमारा दिमाग, एग्जांपल अगेन आई एम गिविंग ह्यूमन ब्रेन की, फॉर एग्जांपल हमारा दिमाग क्या करता कि चीज़ों को याद रखता स्लो मैनर में, कि जैसे कोई हमसे कोई सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द माई नेम, तो अब वो सोच रहा है, 2 दिन लगा के सोचेगा या फिर टाइम लगेगा उसको सोचने में, उसके बाद वो आंसर दे रहा है, रैंडमली चीज़ों को ले ही नहीं रहा है, सोच ही नहीं रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द सेम मैनर, अगर कंप्यूटर रैंडमली स्टोर नहीं करेगा चीज़ों को, तो वो तो एक पुअरली परफॉर्म करेगा। मनी मोर प्राइमरी मेमोरी ऑफ फास्टर डेटा, जितना इंसान तेज होता है, जैसे रैंडम एक्सेस करता रहता है चीज़ों को, मेमोरी को बूस्ट करता रहता है, चीज़ें समझता है, एग्जीक्यूट करता है, उठता है, बैठता है, मेंटली अपने दिमाग को तेज रखता है, उसी तरीके से वो अपनी मेमोरी को रैंडमली एक्सेस करता है। सेम मैनर में अगर कंप्यूटर अपनी मेमोरी को रैंडमली एक्सेस कर रहा है, चीजिंग कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है, कभी किसी ऐप से वर्क कर रहा है, कभी दूसरी ऐप में वर्क कर रहा है, वीडियोज ऑन कर रहा है, प्ले कर रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग वेरी फास्ट मैनर, ठीक है, ये टास्क एक के बाद एक के बाद एग्जीक्यूट हो रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज उसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत जल्दी जल्दी यूज हो रही है। This is the main work of it, and processing by reducing reliance on slower storage, because slow storage नहीं होगी, जल्दी जल्दी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। नो मेमोरी वर्सेस स्टोरेज, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज सेम होता है, लेकिन मेमोरी और स्टोरेज सेम नहीं होता है। लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दैट। मेमोरी है जैसे कि प्राइमरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, वॉलेटाइल स्टोरेज लाइक रैम, आई टोल्ड यू रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैंडमली एक्सेस होती रहती है जल्दी, वन बाय वन, एक के बाद एक के बाद एक जो टास्क होते रहते हैं, वो आपकी मेमोरी है। डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर स्टैंड ऑफ। तो फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्च अभी किया, आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया, ठीक है, कोई सॉन्ग सर्च किया, आफ्टर दैट आपने बंद कर दिया अपना आपका कंप्यूटर, तो आपका जो आपने जो डेटा उस टाइम पे एक्सेस किया, क्या वो डेटा आपको बाद में मिल जाएगा? नहीं। आप बाद में जब आएंगे तो आप डेटा को तब एक्सेस कर पाएंगे जब आप वापस से वो एग्जीक्यूशन, वो टास्क एग्जीक्यूट करेंगे, तो डेटा तो लॉस्ट हो गया। दिस इज द प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल मेमोरी। स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, लाइक हार्ड ड्राइव। आप अपनी एक मूवी है आपके पास, एक सॉन्ग है आपके पास, एक पिक्चर है आपके पास, कुछ डॉक्स हैं आपके पास, आप अपनी हार्ड डिस्क में उसको स्टोर कर रहे हो, हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रहे हो, वो आपकी स्टोरेज मेमोरी है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि नॉर्मली क्या होगा, उसका डेटा कभी लॉस नहीं होगा। आपका कंप्यूटर बंद भी कर लो, आप 1000 बार अपने कंप्यूटर को ऑन करो, आपका जो पिक्चर्स है, म्यूजिक है, डेटा है, डॉक्स है, वो वहीं के वहीं रहेंगे। डेटा रिमेन्स इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज ऑफ, डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल, a laptop may have 8 GB ऑफ रैम। अगर एक लैपटॉप के अंदर 8 GB ऑफ रैम है, तो उसका मतलब उसकी मेमोरी है ये। तो मेमोरी और स्टोरेज में बेसिक डिफरेंस यही है कि मेमोरी का मतलब रैम कितनी है। जैसे कि हम कभी भी इफ़ यू गो टू समवन, आपको कोई कंप्यूटर बाय करना है, कुछ भी करना है, तो हम बायर से, सॉरी सेलर से पूछते हैं बेसिकली कि अच्छा बताओ रैम कितनी है इस कंप्यूटर की। तो इससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर की मेमोरी कितनी है, और अगर रैम अच्छी है तो यानी उतना ही एफिशिएंट है कंप्यूटर, ठीक है। 250 GB और स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब कि अच्छा ये तो वो स्टोरेज है जिसमें आप अपनी डॉक्स, म्यूजिक, पिक्चर्स रखोगे, लेकिन जो आपको रैंडमली एक्सेस करनी है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, वो तो आपका रैम है, वो तो आपकी मेमोरी है। स्टोरेज आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि नॉन वोलाटाइल है। मेमोरी
हैंडल्स टास्क इन प्रोग्रेस वाइल स्टोरेज होल्ड डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, ये फ्यूचर यूज़ वाली चीज़ें हैं, लेकिन मेमोरी जो है वो टास्क जो प्रोग्रेस में हो रहा है, एक के बाद एक टास्क होता है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। स्पेशली जब कंप्यूटर काम करता है ना, तो टास्क बाय टास्क काम करता है। इसको कहते हैं P1, P2, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। इस तरीके से वर्क होता है और वो प्रायोरिटी बेसिस पे वर्क करता है। ये एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट इतना याद रखो कि टास्क बाय टास्क बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो उसको रैम जो होती है इसीलिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट चाहिए होती है, ताकि जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इजी मैनर में हो पाए। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कैश मेमोरी। पहला, अभी मैंने आपको बताया था, टेम्परेरी स्टोरेज इंटीग्रेटेड इनटू और नियर द प्रोसेसर। प्रोसेसर के नज़दीक, क्योंकि अल्ट्रा फास्ट एक्सेस है, कैश मेमोरी है, जल्दी जल्दी जो एक्सेस हो रहा है वो आपका कैश मेमोरी में हो रहा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोसेसर टू एक्सेस एनी डेटा लोकेशन डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली किसी लोकेशन पे जाना है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ओपन हो जाएगा। आप कैमरा ऑन कर रहे हो, आप कैमरा ऑन कर रहे हो, आप कोई डॉक ओपन कर रहे हो, आप कंट्रोल पैनल ऑन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू डेटा और टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हो। डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। रैम तो है लेकिन डायनामिक है, यानी स्टोर डेटा इन कैपेसिटर्स एंड नीड फ्रीक्वेंट रिफ्रेशिंग। इसको रिफ्रेशिंग चाहिए होती है और इस तरीके से जब वो वर्क करता है तो वो डायनामिक रैम है, यानी वो चेंज हो रहा है। स्टैटिक रैम, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फास्टर देन डी रैम, लेकिन इसको रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए क्योंकि ये स्टैटिक है, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। दो तरह के रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं, ये इंटीग्रेटेड ही होते हैं रैम में, लेकिन जस्ट एक नॉर्मल अंडरस्टैंड करने के लिए डी रैम और एस रैम है, दैट इज स्टार्टिंग एंड डायनामिक। डायनामिक में रिफ्रेशिंग होती है, स्टार्टिंग में रिफ्रेशिंग नहीं होती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है परमानेंट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फॉर एसेंशियल प्रोग्राम्स लाइक बूटिंग इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर बूट हो रहा होता है ना, तो उस टाइम रोम हो रहा होता है, रीड ओनली मेमोरी। आप उस टाइम पे कोई राइट नहीं कर पाओगे। राइट का मतलब हो गया आप उस टाइम कुछ यू नो जब आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, क्या आप उस टाइम कीबोर्ड यूज करके कुछ इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को? नहीं, आप नहीं दे पाओगे। आप पहले देखते हो, अच्छा मेरा कंप्यूटर तो ऐसे लोड हो रहा है, बूट हो रहा है, तो अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। तो उस समय में जो मेमोरी एक्सेस हो रही है वो रोम है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ रीड कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो, आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ देख सकते हो। नाउ परमानेंट नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फॉर एसेंशियल प्रोग्राम्स लाइक बूटिंग इंस्ट्रक्शंस, इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड वंस बाय द यूजर। वंस आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। देखो क्या होता है बूटिंग में, जब बूट हो रहा होता है कंप्यूटर, यानी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बूटिंग हो रही होती है, उस टाइम पे पी रोम इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम है। उसको पता है कि मुझे जैसे ही कोई मेरा पावर ऑन करेगा तो मुझे बूटिंग स्टार्ट करनी है। अगर मुझे बूटिंग स्टार्ट करनी है तो मेरे अंदर एक प्रोग्राम है जो एक बार यूजर यूज करेगा। नंबर 2 इज इरेजेबल पी रोम, कैन बी इरेज्ड विद यूवी लाइट एंड रीप्रोग्राम्ड। ये वो काम है जैसे कुछ आपका जो मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, आप उसको यूवी लाइट और रीप्रोग्राम करके, यानी उसकी जो लोकेशन है वहाँ जाके आप उसको रीप्रोग्राम कर लेते हो। ठीक है, नॉट एवरीबडी डज दिस, बट एक टेक्निकलिटी टेक्नीशियन इसे कर पाएगा। देन वी हैव ई प्रोग्राम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल फ्रॉम, ये वो है जो आप री राइट इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट रिमूव। चिप आप नहीं रिमूव करोगे, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक री राइट करोगे। री राइट क्या करोगे, प्रोग्राम री राइट करोगे। कहीं ना कहीं ये टास्क वो होते हैं जो टेक्निकलिटीज वाइज यूज होते हैं, और कभी ना कभी हमें फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कंप्यूटर में, तो क्या होता है कि हम वहाँ पे जाके उस प्रोग्राम को री राइट कर पाते हैं। उस टाइम पे जो रीड ओनली मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाती है। दिस इज अ वेरी सिंपलर manner through which you can understand the things. Number 4 is the virtual memory. Virtual memory मतलब a method of using secondary storage like a hard disk. फॉर एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर की मेमोरी तो है, लेकिन आपको एक स्टोरेज चाहिए जिसमें आप अपनी म्यूजिक, पिक्चर्स, डॉक्स, फाइल्स, बुक्स, पीडीएफ सब कुछ स्टोर करें। लेकिन आप कहाँ पे स्टोर करेंगे उसको? आप उसको रैम में तो नहीं स्टोर करोगे, आप इंटरनल स्टोरेज में नहीं करोगे। आप चाहोगे कि आपके पास खुद की एक हार्ड डिस्क हो जिसमें चीज़ें हमेशा के लिए रहें,
and that is basically the hard disk, that is a virtual memory, as if it were RAM and physical memory is insufficient. क्योंकि आपकी जब RAM है नहीं या फिर आपकी physical memory insufficient है तो आप क्या ही करोगे, आपके पास हार्ड डिस्क होना बहुत ज़रूरी होता है. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द वोलेटाइल मेमोरी. मैंने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को अलग से भी पढ़ाया इसलिए क्योंकि सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में वोलेटाइल क्या होता है. देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड व्हेन इट कम्स टू वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल. समझना, मैंने सिंपल मैनर में लिखा हुआ है टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू रिटेन डेटा. उसको डेटा चाहिए इसलिए उसको पावर मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ऑन है कंप्यूटर. व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, then that means a type of memory which is requiring power to retain the data. तो डेटा जो है वो रिटेन हो चुका है, इसलिए रिटेन हो चुका है क्योंकि पावर जो है वो एक्सेस हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर तो ऑन है. When the power is turned off, all stored data is lost. जैसे ही पावर चली गई, यानी पावर चली गई इन द सेंस कि जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, डेटा लॉस्ट है. आप फॉर एग्जांपल आप किसी ऐप के ऊपर काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया था, राइट. तो आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया और आप उस पर वर्क कर रहे थे और सडनली आपकी ये जो लैपटॉप की बैटरी वो ख़त्म हो गई, कंप्यूटर की बैटरी ख़त्म हो गई. सडनली जब जितना भी डेटा आपने करा हुआ था उस पर या जो भी आप कर रहे थे, प्लस एट द सेम टाइम वो जो प्रोग्राम आपने ओपन कर रखा था वो सब ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम जब आप पावर ऑन करेंगे तो आपको वहाँ वहाँ मतलब आप नहीं पहुंचेंगे वहाँ पे. क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट एक्सेसिबल, दैट इज बेसिकली वोलाटाइल. वोलाटाइल यानी just for the sake power is turned off, everything will be lost. What is the example? RAM, random access memory. क्योंकि जब आप टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हो, रन करते हो एप्लीकेशन, उस टाइम पे रैंडम एक्सेस हो रहा है, लेकिन वो मेमोरी रैंडमली एक्सेस हो रही है, वो सचमुच में कहीं जाके स्टोर नहीं हो रही है, रैंडमली एक्सेस हो रही है, बस दैट्स इट, दैट इज वोलेटाइल. कैश मेमोरी भी टेम्परेरी स्टोर है because that is closer to CPU for faster processing. Now that is the same thing, that is also volatile. Key features हैं, you have to retain that faster than non volatile. Non volatile से लेकिन faster होती है, क्यों? क्योंकि random access है. यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज एंड क्विक एक्सेस. क्विक एक्सेस करना है सीपीयू को, जल्दी जल्दी टास्क के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको वन बाय वन शिफ्ट करते रहना है. सो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 इस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है, तो उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी चाहिए, वोलेटाइल मेमोरी चाहिए. डेटा इज क्लियर्ड व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन. जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हो गया, डेटा क्लियर हो जाएगा, डेटा विल नॉट बी अवेलेबल. दैट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल. एंड इसका ऑपोजिट दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, विच इज नथिंग बट the memory that retains data even when the power is turned off. अब power turn off हो गई, for example ROM, read only memory, stores permanent data like the computer boot instructions. अब आपका कंप्यूटर for example बंद हो गया because of power is off. So suddenly जब आप power on करते हो and what you see is again the booting is done multiple time. आप जितनी बार भी कंप्यूटर को ऑन करोगे booting will be there. सो वेयर इज दैट बूटिंग स्टोरेड. क्या इसका मतलब तो है कि बूट कहीं ना कहीं स्टोर्ड है. वो कहाँ पे स्टोर्ड है? वो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर्ड है, और ये वो रीड ओनली मेमोरी है जो कि बेसिकली नॉन वोलाटाइल है, यानी वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली इवन व्हेन द पावर टर्न्स ऑफ. हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, एचडीडी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड प्रोग्राम, जो आप अपनी म्यूजिक डॉक्स वगैरह जो स्टोर करते हैं, दैट इज देयर. देन वी हैव फ्लैश मेमोरी यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव. मेमोरी कार्ड, आपके पास मेमोरी कार्ड है तो उसके अंदर जो मेमोरी यूज़ की जाती है उसको फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, ये होता है यूएसबी ड्राइव. इसके अंदर जो मेमोरी है वो भी फ्लैश मेमोरी है, बट दैट इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल. वाई? बिकॉज इट विल नॉट गेट लॉस्ट. स्लोअर देन वोलेटाइल मेमोरी, येस स्लो होती है बिकॉज एक्सेस करने के टाइम पे आप इसे एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. रैंडमली इतनी जल्दी एक्सेस नहीं हो पाती. यूज्ड फॉर परमानेंट और लॉन्ग टर्म स्टोरेज, क्योंकि परमानेंट रहेगा डेफिनेटली इट विल बी देयर फॉर यू. डेटा परसिस्ट इवन आफ्टर द कंप्यूटर शट डाउन. डेटा वहाँ रहेगा क्योंकि कंप्यूटर तो शट डाउन हो गया, लेकिन जो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा स्टोर है that will definitely be there. So I think this is done. Let us now continue with the questions part here. Let us talk about where is the CPU located in a computer system.
कंप्यूटर सिस्टम है एक्चुअली सीपीयू होता कहाँ पे है? What is the answer? Tell me in the comment section. I will check what is that. The options are in the power supply unit, on the motherboard, in the storage drive, in the cooling system. So हमारा CPU कहाँ पर locate होता है? You have to answer it. Next lecture में मैं इसके आंसर भी आपको बता दूंगी. So don't worry about it. Now let's continue with another question, which is what is the primary function of control unit in a CPU? CPU के अंदर control unit होता है. What is the main function of that? Performing arithmetic operations, storing data temporarily, manage the execution of instructions, generate clock signals. So you have to answer this as well. Answer this in the comment section so that I can check whether the answer is correct or not. Now the question number 3 is which of the following is not a type of memory used within a CPU? CPU के अंदर कौन सी टाइप ऑफ मेमोरी नहीं यूज की जाती है? क्योंकि सीपीयू के अंदर बहुत सारी मेमोरीज यूज होती है जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया. अब उनमें से इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर यूज नहीं होती है? कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव. So in this way, I think the lecture of today is done. I hope so you can be able to get clear all your doubts related to CPU, related to memory, related to types, and if you have any doubts, even after that as well, after this lecture, do comment, do let me know that what you are looking for, and make sure so that I can check all those comments and make sure कि जो revision है that will be there. Make sure MCQs आप करें. Make sure that you can revise. Make sure to conceptually learn it and retain that in your knowledge. So yes, this is done. In the next, I will talk about memory organization, backup devices, and other topics as well. So I think thanks for watching this, and yes, stay happy and healthy.